का हमारा मौजू जो है वो है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन एंड प्रो सोशल बिहेवियर। ये बीपीसीसी 132 का यूनिट 6 है, जिसका मौजू बाहिमी कशिश और समाजी नवाज रवैये है। यानी इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन क्या होता है, ये किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड है, या इंटरपर्सनल अट्रैक्शन किन किन चीज़ों से होता है या किन चीज़ों पर डिपेंडेंट है, किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, इसकी मोटिवेशन फैक्टर्स क्या होते हैं और प्रो सोशल बिहेवियर क्या है। यानी जो समाज नवाज रवैये होते हैं हमारे, ऐसे कोई तर्ज अमल जो किसी को हेल्प करने के लिए जाते हैं, ऐसे बिहेवियर्स जो हमें मोटिवेट करते हैं, वो बिहेवियर्स वो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं और वो बिहेवियर्स जो है ये किस इनके पीछे जो मोटिवेशंस होती है वो चीज़ें क्या होती है। हमारे जो मौज़ूआत रहेंगे आज के वो है बाहिमी कशिश यानी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के कुछ फैक्टर्स है जो इंटरनल यानी इंडिविजुअल के अपने पर्सनल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के बेसिस पर है या सब्जेक्टिव फैक्टर्स के बेसिस पर है। कुछ ऐसे फैक्टर्स जो सिचुएशनल पे डिपेंड करते हैं या हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। वो फैक्टर्स क्या होते हैं जो जिनसे हमारी जो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है वो इफेक्ट होती है। इसके अलावा कुछ हमारे इंटरेक्शन के बेस पर या रिलेशन के बेस पर कुछ इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो है वो उससे इन्फ्लुएंस होती है। और प्रो सोशल बिहेवियर जो है इसके पीछे मोटिवेशन क्या है, किन किन चीजों से मुतासर होता है और बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट क्या चीज है। अब इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो है वो क्या है। चूंकि इंसान जो है, जो ह्यूमन एक कोई भी इंसान किसी समाज में होता है, उसके अंदर एक इनब्यूल्ट मोटिवेशन होती है, यानी एक अंदरूनी सलाहियत होती है, एक अंदरूनी तहरीक होती है, एक मोटिवेशन होती है जो इनब्यूल्ट होती है और वही इंसान को जो है फैसिलिटेट करती है कि वो दूसरों के साथ ताल्लुक रखे या दूसरों के साथ ताल्लुक पैदा करे। और जैसे हमारी बाकी जो नीड्स है, फिजिकल नीड्स है, हंगर की नीड्स है, थर्स्ट की नीड्स है, स्लीप की नीड्स है, वैसे ही हमारी जो है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की नीड्स है या नीड टू हैव अ कांटेक्ट विद द सोशल वर्ल्ड। क्योंकि आप ऐसा जानते होंगे कि इंसान जो है लाइक अदर सोशल क्रिएचर्स, ही लव्स टू बी इन एक सोशल सराउंडिंग में, एक सोशल वर्ल्ड में रहना चाहता है। क्योंकि अगर वो उसको उससे डिप्राइव किया जाएगा, उसको उस चीज से निकाला जाएगा, तो उसमें बहुत सारे ऐसी डिसऑर्डर्स है, ऐसे कुछ डिस्टर्बेंसेस है जो उसकी साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म में पैदा हो सकते हैं। जैसे हमारे कुछ जो डिटरेंस मेथड्स है, जैसे कि कोई जेल होता है, कोई सेल होती है जहाँ पे आइसोलेट किया जाता है, तो वो एक पनिशमेंट के तौर पर या एक सजा के तौर पर दिया जाता है, ताकि इस इंसान को एक जो उसका कंटैक्ट है सोशल वर्ल्ड के साथ उसको बिल्कुल छीना जाता है और बिल्कुल एक अलग तौर पे रखा जाता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सेल्स होती है जहाँ इंसानों में वो सारी डिस्टर्बेंसेस पैदा हो जाती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है उनमें डेवलप हो जाते हैं एंड फाइनली इट कैन इवन लीड टू द डेथ। इंसान जो है ऐसे सरवाइव नहीं कर पाएगा, ऐसे थ्राइव नहीं कर पाएगा। उसकी सक्सेस के लिए, उसकी जिंदगी में सर्वाइवल के लिए एक कंटैक्ट बहुत जरूरी है। अब जो ये इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है, ये क्या चीज है। जैसे हमारी रिलेशनशिप्स होती है, बाहिमी ताल्लुकात होते हैं, तो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो है ये एक प्रोलॉन्ग रिलेशनशिप है। यानी एक तवील एक ऐसा रिश्ता है, लेकिन जो किस बुनियाद पे बना है, जो इस बुनियाद पे बना है कि दो अफराद जो है एक दूसरे को पसंद करते हैं। जैसे हम फ्रेंडशिप बनाते हैं, हाउ आर वी बिल्डिंग द फ्रेंडशिप्स। जब हम किसी दूसरे इंसान को पसंद करते हैं, उसके बेसिस पर वो जो उस किन किन फैक्टर्स को हम पसंद करते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या ऐसी क्वालिटीज होती है जिनके बेसिस पर हम जो है उनके साथ कंटैक्ट बिल्ड करते हैं। और वो कंटैक्ट किस बेसिस पर होता है, वी लाइक देम, वी डेवलप अ लाइकनेस फॉर देम। तो उस बेसिस पर एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं जिसको हम इंटरपर्सनल अट्रैक्शन कहते हैं। और ये इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो है ये एक प्रोलॉन्ग रिलेशनशिप है। अब जो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है ये कहाँ से आता है, क्या ये इंटरेक्शन से ज्यादा कोई चीज है या ये इंटरेक्शन से डेवलप हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हमें जरूरी है कि हम किसी के साथ इंटरेक्ट करें तब जाके हम उस इंसान को पसंद करते हैं। लेकिन
इंटरेक्शन होना एक बुनियाद बन जाता है कोई एक इंटरपर्सनल अट्रैक्शन डेवलप करने के लिए, क्योंकि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो है इससे हमारी इंटरेक्शन जो होती है वो फ्रूटफुल हो जाती है। हमारी जो कम्युनिकेशन होता है, हमारा जो मकसद होता है किसी दूसरे इंसान के साथ जुड़ने का, वो पूरा हो जाता है। और इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो है वो इसके बेसिस पर जो है स्ट्रांग बन जाती है। तो इट इज समथिंग मोर दैन इंटरेक्शन, इट इज समथिंग मोर दैन अ रिलेशनशिप। ये एक रिलेशनशिप से भी ज्यादा कोई ऐसी चीज है जिसके बेसिस पर ये बनती है। और अब ये जो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है ये किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस्ड है या क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर एक नीड है जिसको हम नीड टू एफिलिएट कहते हैं, या एक एफिलिएशन नीड। ये एक यूनिवर्सल नीड है, जैसे बाकी नीड्स होती है हमारी, लाइक द नीड फॉर हंगर, थर्स्ट। ये कुछ इंस्टिंक्ट्स है, कुछ ड्राइव्स है हमारे अंदर, कुछ इम्बैलेंसेस डेवलप हो जाते हैं, हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं हमारे अंदर, और ये एक फिजिकल ड्राइव पैदा हो जाती है जो हमें फूड खाने की तरफ ले जाती है या प्यास बुझाने की तरफ ले जाती है। इसी तरीके से हमें नीड है, वी नीड टू फॉर्म अ कांटेक्ट विद अदर्स। और ये नीड जो है होती है ये हमारी फिजिकल फिजियोलॉजिकल सर्वाइवल के लिए नहीं है, लेकिन हमारी साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म को हेल्दी रखने के लिए, हमारे साइकोलॉजिकल वेलबींग को मेंटेन करने के लिए जो नीड टू एफिलिएशन है वो बहुत जरूरी है। यानी ये नीड एक यूनिवर्सल नीड है एंड इट शुड बी फुलफिल्ड। ये बिल्कुल वैसे पूरी होनी चाहिए जैसे हमारी बाकी फिजिकल नीड्स जो है पूरी हो जाती है, अदरवाइज इट विल लीड टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इससे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, डिस्टर्बेंसेस पैदा हो जाएंगे और जो हमारा वेलबींग है, साइकोलॉजिकल वेलबींग है, उस पर काफी ही बुरा असर पड़ेगा। अब जो ये नीड टू एफिलिएट है, ये बताया जाता है, इसमें काफी सारे ऐसे कंट्रोवर्सीज है, कुछ स्टडीज के बेसिस पर, कुछ रिसर्च, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो काफी हद तक एक दूसरे से अलग है। इनमें कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, कुछ फर्क है लोगों में इस चीज पर कि वो कितना किसी के साथ कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, कितना किसी के साथ मुंसलिक होना चाहते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो दूसरे लोगों को बार बार कांटेक्ट करते हैं, दे आर सराउंडेड बाय पीपल ऑलवेज, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हैं, बहुत सारी एफिलिएशंस होती है उनकी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लोनलीनेस को पसंद करते हैं, यानी वो अकेला रहना पसंद करते हैं और उनमें ये नीड जो होती है वो कम होती है किसी दूसरे इंसान से। लेकिन ऐसे कुछ जो हमारे साइकोलॉजिस्ट्स हैं वो गुजरे हैं, जैसे बॉमिस्टर एंड ट्वेंच, उन्होंने कहा है 2003 में, उनका ये दावा है कि इसकी एक आलमगीरियत है, यानी इसकी एक यूनिवर्सैलिटी है, हर एक को जरूरत है एफिलिएट होने की। तो इसके बेसिस पर जो रिसेंट एक स्टडी हुई है कार्वेलो एंड गैब्रिएल की, उन्होंने इस बात की हिमायत की कि लोग, हर कोई इंसान जो होता है वो उसमें एफिलिएट होना जरूरी है, क्योंकि कुछ डेवलपमेंटल स्टेट्स ऐसे होते हैं जहां पे हमें जरूरी है कि हम दूसरे इंसानों के साथ कांटेक्ट करें, जैसे इन्फेंसी में, जैसे चाइल्डहुड में, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट सोशलाइजेशन से ही होती है, हमारी सोशलाइजेशन प्रोसेसेस जो होते हैं उस बेसिस पर ही होती है। आगे जो हमारी पर्सनालिटी इन द एडोलेसेंस, अडल्टहुड, फिर ओल्ड एज में हमें बहुत नीड है, हर एक इंसान को ये नीड है। लेकिन अब कुछ लोग जो होते हैं वो उसको छुपाते हैं, बिकॉज बेस्ड ऑन दर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, ये उसका एक ट्रॉमा रेस्पॉन्स हो सकता है कि वो छुप रहा है इस बात से, या वो इस चीज को जो है, इसका दावा जो है वो दूसरी सूरत में कर रहे हैं, इसके अपोजिट कह रहे हैं, या फिर उनकी जो अपनी सकाफत होती है, जो कल्चरल वैल्यूज है, उनके जो अपने बिलीफ सिस्टम्स है, वो उसके हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन नीड टू एफिलिएट कम या ज्यादा हर किसी इंसान में है। और ये जो कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल अटैचमेंट स्टाइल्स अलग अलग रखते हैं, जैसे डिसमिसिंग अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल देखा गया है। उसमें ये देखा गया है कि जो लोग होते हैं वो जो करीबी ताल्लुकात होते हैं उनसे गुरेज करते हैं, यानी वो करीबी ताल्लुकात नहीं बनाते हैं, वो ऐसे ताल्लुकात नहीं बनाते हैं जहां पे वो ज्यादा इंटीमेट हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं किसी इंसान के साथ।
उनको हम उन इंडिविजुअल्स को हम ऐसा अटैचमेंट स्टाइल से जानते हैं जिसका नाम डिसमिसिंग अवॉइडेड अटैचमेंट स्टाइल है। लेकिन बाद में जो आगे स्टडीज हुई है उनमें ये जाहिर किया गया, उनमें ये देखा गया, इस बात की हिमायत की गई कि जो इंसान की जो एफिलिएशन होती है, जिस तरीके से वो एफिलिएट करता है दूसरे लोगों के साथ, ये उसकी किसी पुरानी एक्सपीरियंस या उसकी अपनी कोई स्टेबल ट्रेड्स ऐसे बन चुके हैं, ऐसी कंडीशनिंग हुई है कि वो उसके ऐसे ट्रेड्स बन चुके हैं दैट अ पर्सन अवॉइड्स सोशल कंटैक्ट, या कोई ऐसा ट्रॉमा रेस्पॉन्स हो सकता है, या वो कोई डिफेंस मैकेनिज्म है उसका जिससे वो बचने की कोशिश कर रहा है। बट द नीड टू एफिलिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नीड एंड इट इज अ यूनिवर्सल नीड विच मस्ट बी सेटिस्फाइड अकॉर्डिंग टू आवर डेवलपमेंटल नीड्स, डेवलपमेंटल स्टेट्स के हिसाब से। इसी तरीके से जो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है, हमने देखा कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन होता क्या है। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन चूंकि इस बात की को दिखाता है कि हम कैसे किसको पसंद करते हैं, उस बेसिस पे हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं उस इंसान के साथ, या उस इंसान के साथ जो है एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, मतलब उसके साथ हम उसको पसंद करते हैं और एक तवील मुद्दत तक उस इंसान के साथ ताल्लुक में रहते हैं। ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हमारी फ्रेंडशिप्स हो सकती है, हमारी जो कलीग्स होती है उनके साथ हो सकती है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, या जिस भी इंसान के साथ हम मिले, किसी स्ट्रेंजर के साथ कोई भी नया एक एनकाउंटर हो किसी नए इंसान के साथ नई सिचुएशन में, तो वहां भी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन हो जाती है। लेकिन ये इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो है इसकी नीड ऑलरेडी हमारे अंदर इनब्यूल्ट है। हर किसी इंसान में ये नीड जो है, ये जरूरत जो है, ये इनब्यूल्ट है। इसका एक इनब्यूल्ट मैकेनिज्म चलता है जिसकी वजह से हम अगर इस चीज से डिप्राइव हो जाए, अगर कोई हमें इस चीज से अलग रखे कि हम कंटैक्ट नहीं कर पाए, हम एफिलिएट नहीं कर पाए, तो क्या हो जाता है कि वो इंसान जो है उसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, उसको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं, या उसका जो हेल्दी मैकेनिज्म है, उसका वेलबींग जो है वो बिल्कुल सही नहीं हो पाता। अब कुछ सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस हैं, यानी सिर्फ इंसान के अंदर ही ये फैक्टर्स नहीं है, इनब्यूल्ड हमारा ये जेनेटिक मैकेनिज्म नहीं है जो ऑलरेडी हमें हेरिटेज में मिला होता है, जो हमारे जीन्स है, ह्यूमन स्पीशीज के जीन्स है, उसके बेसिस पर। इसके अलावा जो हमारे बाहर के इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जो हालात के असरात होते हैं, उनका भी बहुत ज्यादा असर होता है। जो भी वाबस्तगी, जो भी दोस्ती या खुशगवार रवैये होते हैं, इसमें कुदरती जो आफात होते हैं, जैसे कोई भी डिजास्टर हो जाता है कहीं पे, तो वहां पे क्या हो जाता है, हम ज्यादा एफिलिएट करने लगते हैं। इस पे बहुत सारी स्टडीज हुई है, जैसे शैक्टर ने ये स्टडी की कि जब लोग किसी ट्रबल में आ जाते हैं, कोई ऐसे किसी ऐसे मुश्किल में पड़ जाते हैं, या किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो लोग जो है एक दूसरे से ज्यादा मुंसलिक होने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से ज्यादा राबता कंटैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी कैसे नेबरहुड में जहां कोई इंसान एक दूसरे से बात नहीं करता है, बट सडनली कोई ऐसा कोई भी ऐसी घटना हो गई, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो गई जहां पे उनके सर्वाइवल को थ्रेट आ गया, यानी उनकी जो जान है उसको एक खतरा महसूस हो गया, तो वहां पे क्या होता है, इंसान जो है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें देखा गया है कि ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या बेसिस है, इसकी क्या रीजंस है, यानी ये साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है, ये किन प्रिंसिपल्स पर बिल्ड है, कब कब ऐसा होता है, जब हमें सोशल कंपैरिजन की जरूरत होती है, यानी हम एक समाजी मुआवजा करना चाहते हैं, हम कंपेयर करना चाहते हैं, क्या जो मेरे पास ये नॉलेज आ रही है, या जो मैं इस चीज के बारे में, इस सिचुएशन, इस इवेंट, इस ट्रॉमेटिक इवेंट हो, कोई भी ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट हो, या कोई भी ऐसी कोई सिचुएशन हो जो बिल्कुल एक फेयरफुल सिचुएशन हो, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे इंसान को एक कॉग्निटिव क्लैरिटी चाहिए, यानी उसको एक इल्मी वजाहत चाहिए, उसको ये जानना होता है कि क्या हो रहा है, क्या मेरे पास जो नॉलेज है क्या वो सफिशिएंट है, क्या मुझे जानना है, क्यूरियस हो जाता है इसको जानने के लिए। दूसरी सोशल कंपैरिजन का ये रीजन होता है कि हम इमोशनल क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी हम
रेगुलर की जो दुनिया होती है, जो नॉर्मल की दुनिया होती है, ये जब डिस्टर्ब हो जाती है तो इसमें कुछ ऐसे डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं जिनमें हमें कोई रिस्पॉन्ड देना होता है, इमोशनल रिस्पॉन्सेस देने होते हैं, ताकि हम लोगों से सीखें। वो इमोशनल रिस्पॉन्सेस जो हम एक दूसरे से सीखते हैं, तो क्या हो जाता है, हमें लगता है कि ऐसे महसूस करना है, ऐसे इमोशनली इसके साथ डील करना है, या हमें क्या एक्शंस करने चाहिए। तो वो चीजें जो है हम एक दूसरे से सीखना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ जो है टैली करना चाहते हैं, उसको कंपेयर करके सीखना चाहते हैं। तो इसलिए ये प्रिंसिपल्स जो होती है, सोशल कंपैरिजन की प्रिंसिपल्स, जहाँ पे हम कॉग्निटिव क्लैरिटी को पाना चाहते हैं, इमोशनल क्लैरिटी को पाना चाहते हैं, वो तब पैदा होते हैं जब हम किसी थ्रेटनिंग सिचुएशन में आते हैं, कोई ट्रबलसम सिचुएशन में, कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई कुदरती आफत, इस तरीके की सिचुएशन जब होती है, तो इन लोग जो है वो ज्यादा वाबस्ता होना शुरू कर देते हैं, वो ज्यादा एफिलिएट जो है करना शुरू कर देते हैं, उनकी जो नीड है साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म के बेसिस पर ये बढ़ जाती है, क्योंकि वो कॉग्निटिव क्लैरिटी चाहते हैं, इमोशनल क्लैरिटी चाहते हैं। और ये सारा रिसर्च बेस्ड है, रिसर्च के एक्सपीरियंसेस पर देखा गया, जो भी सोशल रिसर्च, सोशल स्टडीज हुई। इसके अलावा देखा गया है कि जो हमारे अफेक्ट होता है, यानी जो हमारी इमोशनल स्टेट होती है, यानी जिस तरीके से हम महसूस करते हैं, हमारे जो जज्बात होते हैं, हमारे जो फीलिंग्स होते हैं, वो किस तरीके से इस बात को इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम किसी दूसरे इंसान की तरफ कशिश पैदा करेंगे, यानी हम उसके साथ एफिलिएट करेंगे, हमें वो इंसान पसंद आएगा, या उसके साथ हम ताल्लुक रखना पसंद करेंगे, उसके साथ इंटरैक्ट करना पसंद करेंगे, वो हमारा फ्रेंड बनेगा। हाउ इज इट पॉसिबल? ये देखा जाता है कि जो हमारे इमोशंस होते हैं वो इस चीज पर बहुत ही ज्यादा असर रखते हैं। कुछ मस्बत जज्बात होते हैं, जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, वो पॉजिटिव इवैल्यूएशन ही आ जाती है उससे, यानी हम पॉजिटिव इवैल्यूएशन जजमेंट करने लगते हैं दूसरे किसी शख्स के बारे में, और फिर उस इंसान की तरफ हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके साथ हम इंटरैक्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी मनफी जज्बात होते हैं, कोई नेगेटिव इमोशन आता है, हमें फेयर आ जाता है, किसी के साथ, किसी भी इंसान के साथ जो है एसोसिएट हो जाता है, तो वहां पे हम उस इंसान के बारे में, या कोई सैडनेस उसके साथ एसोसिएट हो जाती है, कोई एंजाइटी उस इंसान के साथ, या कोई भी ऐसी डिसअपॉइंटमेंट एसोसिएट हो जाती है किसी इंसान के साथ, तो उस टाइम जो इमोशंस उस इंसान के साथ एसोसिएट हो जाती है, उसी तरीके से हम उस इंसान के बारे में जो है जजमेंट करते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं, उस पर्सनालिटी को, और उसी बेसिस पे हम जो है उसके साथ कांटेक्ट रखेंगे या नहीं रखेंगे, वो डिटरमिन हो जाएगा। अब जो जज्बात होते हैं, कभी कभी इनका हमारी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन पर एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, या कभी कभी इनका एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, या बिलावास्ता इन्फ्लुएंस जिसको कहते हैं, जो बिल्कुल इनडायरेक्ट होता है, जो हमें समझ में नहीं आता है, जो डायरेक्टली नहीं होते, लेकिन वो इनडायरेक्टली कुछ क्यूज दिए जाते हैं, कुछ ऐसे इमोशंस अराइज किए जाते हैं कि हम उस इंसान की तरफ, उस सिचुएशन की तरफ, उस ऑब्जेक्ट की तरफ, उस कोई भी चीज की तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको और देखना देखना पसंद करते हैं। ऐसा होता है कि जो हमारा बेसिक रिस्पॉन्स सिस्टम है, क्योंकि हमारा तो एक इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है, एक जिसको हम इमोशंस कहते हैं, इमोशनल स्टेट्स जो है ये बिल्कुल हमारी इस इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इमोशंस जो होते हैं ये इनकी स्ट्रेंथ जो होती है, या इनका जो डायरेक्शन होता है, इनकी जो बैलेंस होती है, ये मनफी हो सकती है, मस्बत हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, या ये स्ट्रांग हो सकती है, वीक हो सकते हैं कभी कभी हमारे इमोशंस। तो वही डिटरमिन करता है कि स्ट्रांग कितना है इमोशन, उतना ज्यादा स्ट्रांग इंटरपर्सनल अट्रैक्शन होगा, या ये नेगेटिव इमोशन कितना स्ट्रांग है, उतना ज्यादा नेगेटिव जो है हमारी जजमेंट होगी उस इंसान के बारे में, उतना हम उसको अवॉइड करेंगे, उस इंसान को उतना ज्यादा हमारा लेस होगा उसके साथ अट्रैक्शन, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। अब जो ये इमोशनल स्टेट्स होती है, ये एक जनरल थंब रूल है, यानी एक आम उसूल है कि इंसान, जो शख्स हम ऐसे शख्स को पसंद करते हैं जो हमारे साथ अच्छा है, जो शख्स हमारे साथ हंसेगा, ह्यूमरस एक्सपीरियंस शेयर करेगा, बिल्कुल एक वो प्लीजेंट फील कराएगा अपने साथ, कंफर्टेबल फील कराएगा, तो वहां पे हमारे जो है प्लीजेंट वाले इमोशंस अराइज हो जाएंगे, यानी जो हमारे जज्बात होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो जब पॉजिटिव इमोशंस उस टाइम आएंगे, तो वो इंसान के साथ हमारी जो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी।
उसके बरक्स लोग जो है उसके बजाय हमें अच्छा महसूस करते हैं, यानी कि यानी कि अच्छा महसूस कराना किसी को, किसी के साथ हंसना, किसी के साथ एक ह्यूमरस एक्सपीरियंस शेयर करना, ये जो है इससे ये पता चलता है कि इससे ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम इस चीज की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, या ये प्रिंसिपल ये डिटरमिन करता है, ये डिटर्मिनिज्म बन जाता है कि यहाँ पे जो है इंसान उस शख्स के साथ या उस ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो प्लीजेंट इंटरेक्शन करेगा, उसके साथ जो इंटरपर्सनल इंटरेक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा इतना भी एब्सोल्यूटिज्म नहीं है दुनिया में, क्योंकि कुछ हमारे ऑलरेडी बिलीव्स होते हैं, कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं, या कुछ एटीट्यूड्स ऑलरेडी बन गए होते हैं, या कुछ ऐसे हमारे ऑलरेडी कॉग्निशंस में ऐसे जो वैल्यूज होते हैं, कल्चरल वैल्यूज होते हैं, जो स्कीमास में फिट हो गए होते हैं, ऑलरेडी हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं उस तरह के। तो उस बेसिस पे जो है हम ये कहेंगे कि क्या वहां पे इमोशंस इन्फ्लुएंस करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन इमोशंस तब इन्फ्लुएंस करेंगे जब ये शख्स या ये ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल हमारे लिए एक नई चीज है या एक नया है, जिसको हम नहीं जानते, जिसको हमने इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। अगर इसका फर्स्ट इंप्रेशन जो है, जो ऑलरेडी हमने इंप्रेशन मैनेजमेंट में पढ़ा हुआ है कि जब भी इंसान के साथ इनिशियल एक्सपीरियंस जो होती है अगर वो पॉजिटिव हो जाती है, उसके साथ जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में जो एटीट्यूड्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है वो उस इंसान के साथ बढ़ेगी। यानी इनिशियल इंप्रेशन, जो फर्स्ट इंप्रेशन, जो पहला प्रेजेंटेशन है उस ऑब्जेक्ट का, जब पहली बार प्रेजेंट हो जाएगा हमारे सामने, हम उसको एनकाउंटर करेंगे या हमारे सामने वो चीज आएगी, वो इंसान आएगा, उसका जो इंप्रेशन है हम उसको पसंद करने लगेंगे। तो जाहिर सी बात है, या ये स्टडीज में ये भी डिटरमिन किया गया है, ये देखा गया है कि वो इंसान जो है वो उस चीज के साथ जो है एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रखता है, एक पॉजिटिव उसकी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन रहती है उस चीज के साथ। लेकिन इसके अगर बरक्स देखा जाए तो उसमें हम देखेंगे कि जो ये होता है, जिन लोगों को हम जानते हैं या जो लोग ऑलरेडी हमें नेगेटिव एक्सपीरियंस देते हैं ऑन देयर फर्स्ट एक्सपीरियंस, ऑन देयर फर्स्ट प्रेजेंटेशन या फर्स्ट इंप्रेशन में ही उस चीज को मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया कि मैं डिसअपॉइंटेड थी, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आई, मुझे बुरा महसूस हुआ उस चीज को देखकर पहली बार, तो उसके साथ जो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन होगा वो बिल्कुल कम होगा, वो वीकर होगा। ठीक है, बनस्बत इस चीज के कि उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो अच्छा होगा। अब इसके अलावा ये होता है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, जैसे कुछ भी पॉलिटिशियंस आते हैं या कोई भी ऐसे ये बिजनेस सेल्स पर्सन होते हैं जो हमें डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में ह्यूमर का एक्सपीरियंस कराते हैं, दे मेक अस फील गुड, दे गिव अस गुड इमोशंस, और हम उन चीजों उस इंसान के साथ जो है बड़ा इंटरेक्ट करते हैं, वी डेवलप एन अट्रैक्शन फॉर देम एंड वी आर इजिली परसुएडेड बाय दोज पीपल। वो इजीली हमें परसुएड करते हैं कि हम उनको वोट दें या उनकी चीज को खरीदें। लेकिन जो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है वो क्लासिकल कंडीशनिंग पे बेस्ड होता है। क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब कि कोई भी इमोशन अगर किसी इंसान के साथ एसोसिएट हो गई, उसके साथ वो जुड़ गई, जैसे मुसलमानों के साथ इस्लामोफोबिया में खौफ जोड़ा गया है, फेयर की इमेज जो है या फेयर वाले इमोशंस जो है उस टाइम एक्सपीरियंस किए जाते हैं जब एक मुस्लिम की इमेज को प्रेजेंट किया जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी एनकाउंटर अ मुस्लिम पर्सन और व्हेन वी हैपन टू इंटरैक्ट, उसके साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है, तो उस वक्त पे क्या हो जाता है, हम जो है उस इंसान का जो इंप्रेशन होता है, उसके साथ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन होती है, वो बिल्कुल वीक हो जाती है, हम उसके साथ इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते, या वो इंसान हमें इजीली परसुएड नहीं कर सकते, उसकी बात हम इजीली मान नहीं सकते, या उसके साथ हमारी रिलेशनशिप जो है इजीली बिल्ड नहीं हो सकती। लेकिन इतना एब्सोल्यूटिज्म जैसे मैंने पहले भी बोला नहीं है, क्योंकि इंसान के ऑलरेडी कुछ एटीट्यूड्स बने हुए हैं, कुछ स्कीमास बने हुए हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स जो है वो इनका इस्तेमाल कौन जानता है करना, इनका इस्तेमाल जो है एडवर्टीजमेंट एजेंसीज जानती है। जैसे क्रिकेट मैच में आप देखते हैं, जब भी कोई ऐसा प्लीजेंट एक्सपीरियंस आ जाता है, व्हेन गोल हैपेंस
गोल हो जाता है या कोई प्लेयर आउट हो जाता है या कोई कोई भी वहां पे वो थ्रिल का मौका होता है जहाँ पे वो थ्रिल वाले इमोशंस होते हैं और वो काफी स्ट्रेंथ में उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, वो काफी इंटेंसिटी में ज्यादा होते हैं। व्हेन वी आर वाचिंग अ क्रिकेट मैच या कोई भी फुटबॉल मैच आप देख रहे हैं तो उस वक्त पे ही एक म्यूजिक बजता है और म्यूजिक के साथ ही कोई ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी चीज जो है, टारगेट ऑब्जेक्ट जो उनका होता है, जो कोई भी ब्रांड होता है उसको एडवर्टीज किया जाता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है, तो उसके साथ हमारे प्लीजेंट इमोशंस जो है वो जुड़ जाते हैं। जैसे पेप्सी का ऐड होता है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक का ऐड हो जाता है एंड वी आर मोर जो है उसके साथ हमारे अच्छे वाले इमोशंस जुड़ जाते हैं, वो थ्रिल वाले जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है एंड वी हैपन टू बाय दिस थिंग बार बार एक्सपोज किए जाने पर। उसके बाद ये आप जान चुके हैं, एक और चीज है दैट इज प्रॉक्सिमिटी। अब सिर्फ इतना ही नहीं है कि कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो है, अभी तक हम देख रहे थे कुछ इंटरनल इन्फ्लुएंसेस थे, जैसे हमने देखा कि जो इमोशंस है उनका काफी ज्यादा असर होता है या इंसान का जो है लाइकलीहुड होता है किसी चीज के बारे में, जैसे सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं या कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, उसके बेसिस पर हम अट्रैक्शन बिल्ड करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो हमारे सिचुएशन पे बेस्ड होते हैं। मेयर एक्सपोजर, सिर्फ उस चीज की नुमाइश करनी है किसी इंसान के सामने और बार बार ये नुमाइश करनी है। लेकिन अभी जो एक्सपेरिमेंट्स, अभी जो नई रिसर्चेस हो रही है वो देखते हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड में, क्योंकि हम बहुत सारी चीज को बार बार हम एक्सपोज हो जाते हैं, बार बार उस चीज को देखते हैं, जब हम इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया या कोई भी ऐसी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे जाते हैं, इंटरनेट सर्फिंग कर रहे होते हैं या कैसे भी हम हमारे ऊपर जो है कितनी सारी चीजों का एक्सपोजर हो जाता है, हम कितनी सारी चीजों की नुमाइश करते हैं दिन में, कितनी बार करते हैं, तो इसका असर जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन फिजिकल सिचुएशंस होती है उनमें इनका असर जो है वो उसका जो असर होता है वो अभी भी देखा जाता है, यानी उसकी बहुत ज्यादा इस पे असरात है हमारे बिहेवियर पे, हमारे इंटरपर्सनल अट्रैक्शन पे। वो कैसे है कि पहला एक्सपोजर जो होता है, अगर वो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है तो दैट मीन्स कि उसके साथ हमारे पॉजिटिव इमोशंस जुड़ गए, दैट मीन्स कि हम उसको पसंद करेंगे। और प्रॉक्सिमिटी ये भी दिखाती है कि जो चीज फैमिलियर है, जिस चीज को हम जानते हैं, वो चीज यानी हम बार बार उस चीज से मिलते हैं, वो हमारे लिए एक फैमिलियर सी चीज बन जाती है। और फैमिलियर सी चीज यानी कि वो हमारी अपनी बन जाती है, वो हमसे रिलेट हो जाती है और हम ये जानते हैं कि ये चीज खतरनाक नहीं है या ये चीज हमारे लिए हार्मफुल या नुकसानदेह नहीं है। जो हमारा ओल्ड स्कूल फ्रेंड है उसके साथ काफी सारी एक्सपीरियंसेस हुई है, मैं उसको जानती हूँ एंड ही इज स्टिल माई फ्रेंड एंड आई विल बी कंफर्टेबल विद दैट पर्सन। तो उसकी हर बात जो है मैं मानूंगी, उसकी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो है मेरे साथ ज्यादा होगी या मेरी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो है उसके साथ ज्यादा होगी, बिकॉज आई नो दिस पर्सन एंड आई एम कंफर्टेबल कि ये इंसान जो है हार्मफुल नहीं है, बनस्बत इस चीज के जो चीज मेरे लिए नहीं है, जिसका एक्सपोजर कम है मेरे साथ। यानी जो इस डायग्राम से या इस फिगर से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मेयर एक्सपोजर होता है उससे कितनी ज्यादा इंटरपर्सनल अट्रैक्शन बढ़ जाती है लोगों की। कि जो फैमिलियर थिंग्स होते हैं, यानी जिन चीजों को हम जानते हैं या जिन चीजों को हम नहीं जानते वो अनफैमिलियर होते हैं, लेकिन जिन चीजों के साथ हमारा एक्सपीरियंस हुआ होता है वो चीजें हमें ज्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि वो हमारे लिए लेस हार्मफुल होती है या उनके साथ एक्सपीरियंस जो है वो कंफर्टेबल होता है। वी नो दिस थिंग, और वो हम जानते हैं कि एन ओल्ड फ्रेंड इज ऑलवेज अ फ्रेंड। So this is the principle that works in interpersonal attraction कि mere exposure, proximity effect जो है इसका बड़ा असर है। दूसरी चीज जो है वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। हालांकि हम देखते हैं बहुत सारे मॉडल्स को देखते हैं, बहुत सारे एक्टर्स को देखते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, काफी सारी पॉपुलर पर्सनालिटीज या पॉपुलर फिगर्स होती है। हम क्यों उनको पसंद करते हैं? क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़ जाते हैं, जैसे उनमें एक हायर लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम होता है, उनकी जो खुद एतमादी होती है, मकबूलियत होती है, या जो भी उनकी महारतें होती है, स्किल्स होती है, टैलेंट्स होती है, वो हमें इंस्पायर करती है, इन्फ्लुएंस करती है। तो जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी मकबूलियत ज्यादा है, जो जिनका सेल्फ एस्टीम ज्यादा है, जो कोई पॉपुलर फिगर है या जिनकी स्किल्स, जिनके टैलेंट्स
कुछ इंस्पायरिंग टैलेंट्स है, कुछ इंस्पायरिंग स्किल्स है, वो इंस्पायर करते हैं, वो लोग हमेशा, हमेशा नहीं लेकिन आम तौर पर मोस्ट कॉमनली वो लोग जो होते हैं वो फिजिकली अट्रैक्टिव होते हैं। यानी उनके जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अक्सर अट्रैक्टिव होते हैं। आप अमिताभ बच्चन, वाई इज ही रिगार्डेड, वो क्यों उसको क्यों ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि उसकी एक फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है बनस्बत इसके कि उसके टैलेंट्स भी है, वो उस चीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो वेन एवर फाइंड अ टॉल पर्सन, बिल्कुल उसके जैसे दिखने वाला, खुद ही बिल्कुल अनकॉन्शियसली ही ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल एक स्पॉन्टेनियसली जो एक अट्रैक्शन होगी वो उस इंसान की तरफ भी हो जाएगी। हालांकि ये चीज बहुत ही इलॉजिकल चीज है, ये किसी लॉजिकल बेसिस पर नहीं है कि जो भी जो फिजिकली अट्रैक्टिव चीज होगी वो हमेशा एक खूबसूरत चीज होगी, वो हमेशा एक अच्छी चीज होगी, फायदेमंद चीज होगी। लेकिन हमारी जो कंडीशनिंग हुई है, हम जो कॉमनली हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम उसमें फिजिकल अट्रैक्टिवनेस को ही एक्सपीरियंस करते हैं ज्यादा, जिनकी तरफ हम जो है अट्रैक्ट होते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। तो ये चीज जो है ये क्यों बन जाती है, ये एक ट्रिगर बन जाती है हमें किसी इंसान की तरफ अट्रैक्ट होने पे। इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग कि वो उनकी जो पर्सनल फिगर होगी वो अट्रैक्टिव है, इसके अलावा उनके कपड़े, सफाई, रंग रंग वाले कपड़े, तो दैट इज समथिंग जो आप जो एक क्यों बन जाती है अट्रैक्शन होने की तरफ। या इसके अलावा कुछ चीजें जैसे चलने का अंदाज होता है, या हैंडशेक करने का तरीका होता है, या जो उनके काफी सारे वो रवैये होते हैं, या उनकी जो मॉडेस्टी होती है, वो चीज भी इंसान को जो है एक अट्रैक्टिव बनाती है। वो चीज से भी जो है हम दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। जैसे मिस वर्ल्ड होती है, मिस जो भी बन जाते हैं, मिस यूनिवर्सेस, दे आर ऑलवेज फिजिकली अट्रैक्टिव। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनमें, इनका सेल्फ एस्टीम, इनका कॉन्फिडेंस होता है। तो जब भी हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं, so that makes us interact with this person। या किसी इंसान का जिस्म, मोटा होना, गोल होना, पतला होना, लीन पर्सनालिटी होना, उससे हम खुद ही कुछ जजमेंट्स लगाते हैं। और उस पर बहुत सारी स्टडीज ऐसी हुई है, जैसे रिक मैनाटॉल की स्टडी हुई है, उन्होंने देखा है कि लोग फिजिकल बॉडी को देखकर भी जजमेंट लगाते हैं। जैसे गोल और मोटा जिस्म देख के वो ये निशानदेही लगाते कि ये काफी उदास होगा, और काफी जो है इसकी इंटेलिजेंस जो है वो काफी कम होगी। या अगर किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो पतला होगा, तो कहते हैं कि ये काफी खौफजदा इंसान होगा, उसको डोमिनेट करने का वो फीलिंग आ जाता है, ये काफी ज़हीन इंसान होगा। और ये क्यूज जो होते हैं ये नेचुरली है, क्योंकि इंसान जो है कॉग्निटिव माइजर्स है, वो ज्यादा सोचना नहीं चाहते हैं चीजों पे। जैसा हमने पहले ही देखा, वो अपने एफर्ट्स जो है रिड्यूस करना चाहते हैं। कुछ मैकेनिज्म्स जो होते हैं ये काफी स्पॉन्टेनियस होते हैं, इरेशनल होते हैं। जैसे हम हमेशा बुक को कवर से जज करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज दिस इज द समथिंग जो एक स्पॉन्टेनियस मैकेनिज्म है, जो एक एफर्टलेस मैकेनिज्म है हमारे अंदर, जो हमारे एफर्ट्स को बचाता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग इवन अट्रैक्टिव भी होते हैं, उनमें एक सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है हर एक इंसान में। उसको ये लगता है कि शायद अगर मेरी जाहिरी शक्ल जो है, मेरी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, अगर ये अच्छे नहीं है, ये अट्रैक्टिव नहीं है, तो दूसरे लोग जो है वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या वो उनको मैं अच्छा नहीं लगूंगा, या उनके साथ जो है मेरी जो उनका जो अटेंशन है, या जो उनकी तरफ अट्रैक्शन है, वो जो है वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस पर, जिस सेंसिटिविटी को अपेरेंस रिजेक्शन सेंसिटिविटी के नाम से जाना जाता है। और ये पार्क एंड पेलहम 2006 में जो स्टडी हुई है, उसमें देखा गया है कि अपेरेंस रिजेक्शन सेंसिटिविटी जो है, या जो ये हसासियत बिल्ड हो जाती है किसी इंसान में, ये इवन उन लोगों में भी होती है जो फिजिकली अट्रैक्टिव भी होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें जो है अट्रैक्टिव बनाती है, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो है उसको इंक्रीज करती है, उसमें इजाफा करती है। जैसे ममासलत होना,
यानी सिमिलैरिटी होना। रवैयों की जो अगर एटीट्यूड हमारे सिमिलर है, हमारे बिलीफ्स मिल रहे हैं, मेरे किसी इंसान के साथ बिलीफ्स मिल रहे हैं, मेरी सिमिलर बिलीफ्स है उसके साथ, जैसे वो सोचता है, जो उसके वैल्यूज है, जो उसके बिलीफ्स है, जो उसके एटीट्यूड्स है, डिफरेंट इश्यूज के बारे में, डिफरेंट इवेंट्स के बारे में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, डिफरेंट चीजों के बारे में जो सोच रखता है, अगर उसमें कोई सिमिलैरिटी है तो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो होगी इसमें इजाफा हो जाएगा। इसमें जो है सिमिलैरिटी जो है इसमें इजाफा हो जाता है। न्यूकॉम की स्टडी हुई थी 1956 में, जो अर्ली रिसर्चर थे इस फील्ड में, जिन्होंने देखा कि सिमिलैरिटी के बेसिस पर ऐसा क्यों होता है। उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को देखा, जब वो एडमिशन के वक्त आए थे, जब एडमिशन के पहले फर्स्ट सेमेस्टर में उनको देखा गया, तो देखा गया कि कुछ रवैये जो थे लोगों के वो मिलते थे और वो फ्रेंड्स बन चुके थे, और उनके रवैये जो है उनकी सिमिलैरिटी को जांचा गया। उनकी सिमिलैरिटी जो है वो जो है मेजर की गई कि कितने सिमिलर एटीट्यूड्स है, ये दो इंसानों के एटीट्यूड्स जो है कितने आपस में सिमिलर है। उसके बाद ये देखा गया आफ्टर सम टाइम होने के बाद, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर से वो सिक्स सेमेस्टर में आ गए, तो सिक्स सेमेस्टर में ये देखा गया, उन्हीं लोगों को देखा गया जिन्होंने ये रिलेशनशिप, ये फ्रेंडशिप बना चुके थे, देखा गया कि उनकी जो फ्रेंडशिप थी उसका ड्यूरेशन कितना हुआ, या उनकी जो रिलेशनशिप है वो कितनी स्ट्रांग है, उनकी जो रिलेशनशिप है उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, वो देखा गया। वो रिलेशनशिप की इंटेंसिटी जो है वो कोरिलेट होती है उनकी सिमिलैरिटी जो थी एटीट्यूड्स की, यानी एटीट्यूड सिमिलैरिटी और रिलेशनशिप बिल्ड करना, इंटरपर्सनल अट्रैक्ट होना या फ्रेंडशिप्स बिल्ड करना, इसके बीच में आपस में एक वाबस्तगी है। यानी जिस अगर मेरे भी वही एटीट्यूड्स है और मेरी फ्रेंड के भी वही एटीट्यूड्स है, तो इस बात की ज्यादा प्रेडिक्शन है, या इस बात की हम ज्यादा प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये दो लोग जो है इनकी रिलेशनशिप जो है काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म होगी, काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो ये न्यूकॉम की स्टडी थी, जो अर्ली स्टडी थी इसमें। अब ये चीजें क्यों होती है, इसको एक्सप्लेन किया गया, जो ऑलरेडी एटीट्यूड्स की थ्योरी दी गई थी, बैलेंस थ्योरी, और जो कॉग्निटिव डिसोनेंस की थ्योरी दी गई थी उसके बेसिस पर। अब बैलेंस थ्योरी को आप जानते ही है, जैसे हमने एटीट्यूड्स में पढ़ा कि जो फ्रिट्ज सीडर थे उन्होंने बताया कि रिलेशनशिप्स कैसे बनते हैं या फ्रेंडशिप्स कैसे होती है। तो उसमें ये देखा गया कि अगर वहां पे एक ट्रायड बनता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो मेरे कोर बिलीफ सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, अगर उसके साथ मेरे जो एटीट्यूड्स है वो पॉजिटिव है और मेरे फ्रेंड के जो एटीट्यूड्स है वो भी पॉजिटिव है उसके बारे में, तो हमारी रिलेशनशिप बैलेंस्ड है। मींस ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगी, ये रिलेशनशिप में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है और ये बिल्कुल कभी बदलेगी नहीं, इट विल रिमेन, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हमारे एटीट्यूड सिमिलर है, हमारे एटीट्यूड एक जैसे है, वो रिलेशनशिप जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी बनस्बत इसके कि कोर बिलीफ सिस्टम का कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज जो जिसपे हम अलग अलग नजरियात रखते हैं, अलग अलग एटीट्यूड्स रखते हैं, तो अगर हम वहां पे डिफर हो रहे हैं तो हमारी जो रिलेशनशिप होगी इसमें बिल्कुल कंसिस्टेंसी नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रांग नहीं रहेगी। तो ये बैलेंस थ्योरी के बेसिस पर डिस्क्राइब किया गया कि ऐसे रिलेशनशिप का एक प्रिंसिपल चलता है, इसका जो मैकेनिज्म है, इसका जो बेसिक मैकेनिज्म है, बेसिक प्रिंसिपल जो है हमारी फ्रेंडशिप्स बनने का, हमारी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो है वो होने का, उसका प्रिंसिपल यही बैलेंस थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि ये तवाजुन बहाल करने की कोशिश में रहता है। हमें अगर ये तवाजुन जो है ये बिल्कुल गैर मुतवाजन है, ये बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है, इनके बीच में कोई बैलेंस नहीं है, तो एक साइकोलॉजिकल टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल टेंशन को बहाल करने के लिए या तो हम इस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को ही चेंज करेंगे, लेकिन बिलीफ्स हमेशा चेंज नहीं होते, क्योंकि कोर बिलीफ सिस्टम हमारा जो होता है ये एक बैकबोन की तरह है हमारे लिए, और ये हमारे बिल्कुल हमारे वैल्यूज, हमारे बिहेवियर, हमारे हर किसी चीज को, हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को बनाता है। तो अगर ये हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को बनाता है तो हम इस बिलीफ सिस्टम को नहीं चेंज कर सकते हैं, तो हमें फ्रेंडशिप को चेंज करना पड़ेगा। या अगर फ्रेंडशिप नहीं चेंज कर सकते, देन वी हैव टू समहाउ चेंज द परसेप्शन ऑफ दिस बिलीफ सिस्टम। इसकी परसेप्शन को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, कहीं ना कहीं इसको मॉडिफाई करेंगे
तो या तो हमें एटीट्यूड्स चेंज करने हैं या तो हमें एक दूसरे को डिसलाइक करना है। अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों बनती है रिलेशनशिप? स्ट्रॉन्ग इसलिए बनती है क्योंकि कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी ये कहती है कि हमेशा हम जो है एक सोशल कंपैरिजन कर रहे होते हैं, हम अपने रवैयों का मुआवजा कर रहे होते हैं दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि सोशल कंपैरिजन से जो हमें ये लगता है हम ऑथेंटिकेट हो जाते हैं, हमें तस्दीक हो जाती है कि हमारे बिलीफ सही है, हमारे बिलीफ जो है वो ऑथेंटिक है। तो इससे क्या हो जाता है कि जो हमारे ख्यालात, हमारे अकायद होते हैं, हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं, एटीट्यूड्स जो होते हैं, इनकी दुरुस्तगी, इनकी एक्यूरेसी को यकीन बनाने के लिए हम समाजी तौर पर उन लोगों पर अमल पैरा होते हैं, यानी उन लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जो हमारे जैसे ख्यालात रखते हो, जो हमारे जैसे अकायद रखते हो, या जिनके रवैये हमारे जैसे हो। इससे हमारे बिलीव्स जो है वो कंसोलिडेट हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बिलीव्स हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ लिंक्ड है। तो सेल्फ ही है जो हमारे इंटरपर्सनल इंटरेक्शन को चलाता है, हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को चलाता है। तो अभी तक आपने देखा कि अब जो इंटरेक्शन पे बेस्ड होती है हमारी कुछ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, यानी इंटरेक्शन बात करने के बाद, हमारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होने के बाद कोई एक इंटरपर्सनल इंटरेक्शन बिल्ड हो गई, उसको हम ये कहते हैं कि ये बाहिमी अवामिल के बेसिस पर हो गया, यानी ये एक इंटरेक्शन के बाद हो गया। जब हमने देखा कि हमारे एटीट्यूड सिमिलर थे तो वो चीज हमने देखी, हमने तो इसका ये एक्सप्लेन किया गया कि ऐसा क्यों होता है, बैलेंस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, या इसके अलावा एडेप्टिव रिस्पांस थ्योरी जो है गोल्ड की 1996 में उन्होंने दी, उन्होंने ये कहा कि इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म ये है हमें कि जो ये इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म ये फर्ज करता है कि जो कुछ भी हम सेम ममासल नहीं है, हमारे जैसा नहीं है, वो हमारे लिए मुमकिन खतरा है, यानी हमारे साथ सिमिलैरिटी नहीं रखता है, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, वो हमारे लिए खतरा बन जाता है। इस तरह ये इंसान में मोरूसी रुझान, यानी एक इनहेरिट करता है, अपने एंसेस्टर्स से ही हमने इनहेरिट किया है कि हम उसी इंसान के साथ जुड़ेंगे जो हमारे जैसा हो, जो हमारे जैसा ख्याल रखता हो, क्योंकि अगर हम मुख्तलिफ इंसान के साथ जुड़ेंगे तो वो हमारे लिए मुमकिन एक खतरा हो सकता है, हमारे सर्वाइवल के लिए वो सही नहीं। तो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को बरकरार रखने के लिए, हमारी सोसाइटी को बरकरार रखने के लिए, हमारे सोशल स्ट्रक्चर को बरकरार रखने के लिए, हमारे वैल्यूज को बरकरार रखने के लिए ये चीजें सिमिलैरिटी के बेसिस पर इंटरपर्सनल इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म ही है, ये स्पॉन्टेनियस मैकेनिज्म ही है। इसी तरीके से रेसिप्रोसिटी देखा गया है कि जब हम रेसिप्रोसिटी करते हैं, रेसिप्रोसिटी मतलब ये कि जब हम बाहिमी ताल्लुक बनाते हैं, बाहिमी एक दूसरे को पसंद करते हैं, कैसे? एक दूसरे को कोई फायदा देने से। और इसको देखा गया है कि जब हम किसी इंसान को फायदा पहुंचाते हैं, हम उस इंसान के लिए पसंदीदा शख्स बन जाते हैं, और वो पसंदीदा शख्स जब हम बन जाते हैं, हमें उससे क्या होता है, हमें उससे वो फायदे मौसूल हो जाते हैं, वो चीजें मौसूल हो जाते हैं जो हम उस इंसान से चाहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो फ्लैटरी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, चापलूसी के तौर पर इस्तेमाल, या पेट कोई पालतू बनने के लिए किसी इंसान का करने के लिए की जाती है, क्योंकि हम दूसरे इंसान के पसंदीदा तब बनेंगे जब हम उसको कोई फायदा पहुंचाएंगे, और जब हम उस इंसान के पसंदीदा शख्स है, वो इंसान हमें फायदा देगा, और वो हमारे म्यूचुअल लाइकिंग जो है उस पे बेस्ड होगा वो इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। और वो बहुत ही ज्यादा टेक्निक आजकल के दौर में इस्तेमाल होती है। एक और टेक्निक है, एक और जो कंसेप्ट है, एक और जो साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म जो है हम इसमें सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, दैट इज प्रो सोशल बिहेवियर। यानी आप देखा हमने कि इंसान के सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ सब चीजें जुड़ी हुई है, यानी जो उसका सोशल स्ट्रक्चर है वो इंसान ही बनाता है, और यही सोशल स्ट्रक्चर हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो जब हमने सोशल स्ट्रक्चर को बनाया या सोशल रूल्स ने हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को इन्फ्लुएंस किया, तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ये अपने हिसाब से चलता है, यानी इसकी जो इडियोसिंक्रेसी है, इसकी जो अपनी पर्सनल बेनिफिट्स हैं, सेल्फिश बेनिफिट्स हैं, एक सेल्फिश इंसान के तौर पर, एक सेल्फिश जीन के तौर पर ये क्रिएचर जो है, ये स्पीशीज जो है ये काम कर रही है।
तो हम फिर प्रो सोशल बिहेवियर क्यों दिखाते हैं, यानी हम क्यों किसी इंसान की मदद करते हैं, और वो मदद हम इस हद तक कर जाते हैं जहां पे हमारा कोई फायदा नहीं होता है, जहां पे हमारा पर्सनल पर्सनल या जाती तौर पर हमें कोई फायदा नहीं पहुंचता, या जाती तौर पर हमें नुकसान पहुंचता है और उस दूसरे इंसान को हम फायदा पहुंचाते हैं। आमतौर पर ऐसा क्यों हो जाता है, प्रो सोशल बिहेवियर्स क्यों होते हैं? इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, ये एक इंटेंशनल एक्ट होता है, यानी ये एक जानबूझ कर किया हुआ एक्ट होता है जिसके बारे में पूरी तरीके से कॉन्शियस होते हैं कि इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, फिर भी हम ये बिहेवियर करते हैं। प्रोसोशल बिहेवियर एक ऐसा इंटेंशनल एक्ट या एक ऐसा बिहेवियर है जो किसी दूसरे इंसान को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है, या समाज को एक फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है एक बड़े पैमाने पर। डिस्पाइट दैट कि ये जो बिहेवियर है इससे कोई इमीडिएट बेनिफिट मुझे नहीं मिलने वाला है, हालांकि इससे मुझे नुकसान भी हो सकता है, फिर भी मैं ये बिहेवियर क्यों करता हूँ? अगर मैं एक सेल्फिश जीव हूँ, सब कुछ मैं अपने पर्सनल ईगो बेसिस मैकेनिज्म पे करता हूँ, तो ऐसा क्यों है? तो इसके दो टाइप्स बताए गए हैं प्रो सोशल बिहेवियर के। एक है अल्ट्रुइज्म एंड अनदर वन इज हेल्पिंग बिहेवियर। अल्ट्रुइज्म क्या चीज है, या परहेजगारी जिसको कहा जाता है, या हेल्पिंग बिहेवियर हम मदद करने वाले तर्ज अमल को कहते हैं। जो अल्ट्रुइज्म होता है, कई बार हम दूसरों की मदद सिर्फ उसके फायदे के लिए करते हैं, यानी उस चीज में हमारा बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है, हम सिर्फ उस इंसान को वहां बचाना चाहते हैं, और मदद के रवैये के पीछे जो हमारा वाहिद मकसद होता है वो सिर्फ उस जरूरतमंद शख्स की परेशानी को कम करना होता है। ऐसे रवैये जो महज शख्स के मसाइब को कम करने की ख्वाहिश से मुतासिर होते हैं उन्हें हम परहेजगारी कहते हैं, या उन्हें हम ऑल्ट्रुइज्म कहते हैं। बिल्कुल सेल्फलेस है, यहाँ पे कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं। लेकिन हेल्पिंग बिहेवियर जो होते हैं उनमें सेल्फ इंटरेस्ट होता है, वहां पे जो मोटिवेशन होता है वो जरूर होता है। यानी कभी कभी मैं क्या करती हूँ, अपने सैलरी में से टैक्स को बचाने के लिए मैं कोई अमाउंट डोनेट कर देती हूँ, मैं कोई अमाउंट डोनेट करती हूँ, या मैं कोई लोन ले लेती हूँ, या किसी इंसान की ऐसे मदद करती हूँ, लेकिन उसमें मेरा खुद का भी फायदा होता है, लेकिन उस इंसान का भी फायदा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा भी कोई फायदा है, यानी मुझे भी कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे मैं दूसरे इंसान का फायदा तो जरूर कर रही हूँ, लेकिन इसके पीछे जो मकसद है वो मुझे खुद को फायदा पहुंचाना है, अपनी जात को फायदा पहुंचाना है। जैसे मैं किसी इंसान की हेल्प कर रही हूँ इस चीज को दिखाने के लिए कि वो इंसान जो है कल को मुझे एक पॉलिटिकल सपोर्ट दे, मुझे उससे कोई एक पॉलिटिकल सपोर्ट मिले, या कोई ऐसा भी मॉरल सपोर्ट मिले, कोई भी फाइनेंशियल किसी भी तरीके का सपोर्ट मिले मुझे उस इंसान से, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन जो है, यहाँ मोटिवेशन मुझे खुद को भी फायदा पहुंचाना है। तो दिस इज सिंपली अ हेल्पिंग बिहेवियर, दिस इज नॉट ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म है कि मैं खुद को भी, आई कैन इवन रिस्क माई ओन लाइफ, I can risk my everything and I have no motivation to gain something. इसमें मेरा कोई जाती इंटरेस्ट नहीं है, कोई जाती मकसद नहीं है। दैट इज अल्ट्रुइज्म। तो ये फर्क है प्रो सोशल अल्ट्रुइज्म और जो है हमारा हेल्पिंग बिहेवियर के दरमियान। किसी भी सूरत हाल में जब जरूरतमंद शख्स होता है, मतलब किसी भी जरूरतमंद शख्स की मदद करने के लिए कुछ ही लोग सामने, हालांकि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके सामने इस बात की नुमाइश होती है, या वो इस चीज का मुजाहिरा कर रहे होते हैं, फिर भी कुछ ही लोग, चंद ही लोग मदद करते हैं। तो क्या ये उनकी पर्सनालिटी का स्टेबल ट्रेट बन चुका है? मजीद बरा, तमाम अफराद एक ही हद तक मदद के रवैये में खुद को मशगूल नहीं करते, यहाँ तक कि एक शख्स जो किसी वक्त किसी की मदद की पेशकश करता है, किसी और को या किसी और मौके पर मदद की पेश करने में नाकाम रहता है। यानी एक ही इंसान अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग प्रो सोशल बिहेवियर्स दिखा रहा है। कभी वो ज्यादा मदद करता है, कभी वो ज्यादा हेल्पिंग बिहेवियर दिखाता है, और कहीं किसी सिचुएशन या किसी टाइम पे वो हेल्प बिल्कुल भी नहीं करता है। तो कुछ इन्फ्लुएंसेस है, तो कुछ, एक तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी है और कुछ सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस भी है।
तो अब इसके लिए कुछ हाइपोथेसिस पेश की गई है, कुछ हाइपोथेसिस दिए गए हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसे टेनेटेबल आर्ग्यूमेंट्स बताए गए हैं जिनको हमें टेस्ट करने की जरूरत है, कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है कि क्या ये मफरूजे या ये हाइपोथेसिस सही है कि नहीं, ताकि हम इस बात पर पहुंच जाए कि क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या मैकेनिज्म्स हैं, क्या प्रिंसिपल ऐसी चीजें हैं जिनके बेसिस पर हमारा जो ये प्रो सोशल बिहेवियर है वो कंट्रोल होता है या वो उसके बिहेवियर पे बेसिस पे काम करता है। एक हाइपोथेसिस जो है दैट इज एम्पैथी अल्ट्रुइज्म हाइपोथेसिस। एम्पैथी अल्ट्रुइज्म हाइपोथेसिस बेट्सन एट अल ने दी थी 1981 में। उनका ये कहना था कि हम समाजी जो हामी रवैये होते हैं इसमें मसरूफ होते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी इंसान को जरूरत में देखते हैं तो हमदर्दी का जज्बात पैदा हो जाता है। यानी हमदर्दी, एम्पैथी वो चीज जहां पे हम महसूस करते हैं उस इंसान को, या उस इंसान को उसी के नजरिए से उसको समझने की कोशिश करते हैं या समझ लेते हैं, एक एम्पैथी बिल्ड हो जाती है। तो एक एम्पैथी अराइज हो जाती है जब भी हम किसी इंसान को, किसी जरूरतमंद इंसान को देखते हैं, कोई भी इंसान किसी मुश्किल में देखते हैं और हम ये देखते हैं कि हम उसकी मदद कर सकते हैं, तो हम में एक इमोशंस अराइज हो जाते हैं जिसको एम्पैथी कहा जाता है, जिसको हमदर्दी के जज्बात कहा जाता है। उसको फील करते हैं, बिल्कुल उसको अंडरस्टैंड उसी इंसान के पर्सपेक्टिव से करते हैं, जैसे हम ही वो इंसान है, अपने आप को उस इंसान की जगह पे रखते हैं। ये शख्स को मुतासरा के मसाइब के लिए हकीकी तशरीह जाहिर करने की तरफ ले जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, बेटसन जो थे और उनके साथियों ने इस्तेदलाल किया है कि जब हमारा मदद करने वाला तर्ज अमल जज्बाती गौर फिक्र से मुतासर होता है तो हम ऐसी सूरत हाल में भी अपनी मदद फराहम करते हैं जहां इसमें खतरनाक और जानलेवा सरगर्मियां शामिल होती हैं। तो यहाँ पे ये तरह के जज्बात जो है हमें ड्राइव करते हैं। ग्लीसन एट अल का ये कहना है 2009 में उन्होंने ये तजवीज पेश की अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जहां पे एक इमोशनल एम्पैथी डेवलप हो जाती है, यानी हम दूसरों के नुक्ते नजर से एहसासात और जज्बात हमें जो है वो आ जाते हैं, वो बज़ाहिर हम में आ जाते हैं, हम उसको फील करते हैं, हम उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को जो है बिल्कुल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जज्बाती दुरुस्तगी, दूसरों के ख्यालात और एहसासात को दुरुस्त तरीके से समझना, और जज्बाती तशवीश, एम्पैथिक कंसर्न, दूसरों की फलाह बहबूद के लिए तशवीश शामिल है। बेस्टन जो थे उन्होंने ये मुजाहिरा किया कि किसी सूरत हाल के बारे में दूसरे के नुक्ते नज़र से सोचने से जज्बाती जो जज्बात होते हैं पैदा होते हैं जो हमें किसी ज़रूरतमंद की मदद करने की तरगीब देते हैं। यानी हमें कौन सी चीज़ ड्राइव करती है, हमें कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है, वो हमारी एम्पैथी है। किसी भी इमरजेंसी में देख लिया, एम्पैथी अराउज हो गई, हम उसको जैसे जैसे हमारे साथ ही ये हो रहा होता है, और ये एम्पैथी जो होती है किसी इंसान में ज्यादा होती है, उसकी पर्सनालिटी का एक स्टेबल ट्रेट होता है, तो वो ज्यादा एम्पैथी उसमें आ जाती है। तो एम्पैथी होने से क्या हो जाता है, ही हेल्प्स द विक्टिम, वो उसको मदद करने की कोशिश करता है। यानी सोली जो मोटिवेशन है वो इस बेसिस पे है, वो इस डिजायर के बेसिस पर है, वो इस जज्बात के बेसिस पर है कि हम दूसरे इंसान की मदद करना चाहते हैं, हम उसको, हम एक एक्यूरेसी देखना चाहते हैं, हम ये टेस्ट करना चाहते हैं क्या मैंने सही से इसके जज्बात को जाना, या हम उसकी जब उसके जज्बात को एक्सपीरियंस करते हैं फिर उसको एक्यूरेसी डेवलप करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम कंसर्न हो जाते हैं उस इंसान के लिए। दूसरा जो है दैट इज नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल। वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कि जो हमारा समाजी तर्ज अमल होता है वहां पे क्या होता है, एक सैडनेस आ जाती है, क्योंकि हम जब भी कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन को देखते हैं हमें ऐसे इमोशंस आ जाते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जो बिल्कुल मनफी इमोशंस होते हैं, मनफी हालात को देख के, मन मुश्किलात में किसी को देख के, किसी का मर्डर होते हुए देखते हैं तो सैडनेस आ जाती है, एक एम्बैरेसमेंट आ जाती है, गिल्ट आ जाता है। तो जब ये नेगेटिव इफेक्ट आ गया तो ये टेंशन अराइज हुआ, ये ड्राइव पैदा होगी हमारे अंदर, एक साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट हुआ। इसको कम करने के लिए हम जो है अपने मूड को एलिवेट करते हैं, यानी हम ये नेगेटिव स्टेट जो हम में आई, मुझे सुना कि मैं सैड नहीं रहना चाहता हूँ, मैं खुद की सैडनेस को कम करना चाहता हूँ, इसकी वजह से मैं दूसरे इंसान
के साथ ऐसा बिहेवियर करूंगा कि एक तो वो मतलब उसका उसकी हेल्प हो जाएगी, और इस तरीके से हेल्प हो जाएगी कि मुझे खुद को अच्छा लगेगा, मुझे खुद को अच्छा लगेगा, यानी अपना मूड एलिवेट करने के लिए। जैसे इसकी मिसाल ऐसे हो सकती है कि अगर कोई टीचर किसी बच्चे को, 6 साल के बच्चे को सिगरेट पीते हुए देखता है, वो उसके पेरेंट्स को बताता है इसलिए कि वो उस इंसान की मदद करना चाहता है। उसमें एक ऐसा इमोशनल स्टेट अराइज हो गया कि उसको बुरा लगा कि इसके साथ इस डेवलपमेंटल स्टेज पे ऐसे कुछ हो रहा है, ये एडिक्ट बन रहा है, इसके साथ इसकी पर्सनालिटी पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो वो जो टीचर है उसमें ऐसे इमोशंस आ रहे हैं, वो गिल्ट फील कर रहा है, वो सैड फील कर रहा है, वो नहीं चाहता है कि ऐसा हो। अब वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए उसके पेरेंट्स के पास जाता है और उसके पेरेंट्स से कंप्लेंट कर देता है, और जब उसको ये चीज करता है, ही फील्स रिलीव। वाई ही फील्स रिलीव? क्योंकि इससे उसने अपने इमोशंस को हेल्प की, ना कि दूसरे इमोशन को, दूसरे इंसान जो है उसके जज्बात को समझा। क्योंकि वहां पे वो इंसान जो है वो खुद से भी गाफिल था, उसको खुद की भी वो इग्नोरेंट है कि मुझ पे क्या असर होने, वो तो प्लेजर ले रहा है। लेकिन वहां पे अपने इमोशंस को रिलीज करना, यहाँ पे नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल जो है इस एग्जाम्पल को बेटर एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये चीज है नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल। इसके बाद जो दूसरा एक मॉडल है, दैट इज एम्पैथिक जॉय हैप्पीनेस। यानी हम क्या करते हैं, हम खुश आराई करते हैं। समाज जो नवाज रवैये होते हैं, इसके जो अलग अलग पहलू है, जो जहाँ पे हम एम्पैथिक जॉय महसूस करना चाहते हैं, यानी दूसरे पर मुस्बत असर पड़ता है, उस शिकार जिसकी हम मदद करते हैं उस पर भी मुस्बत इशारों के साथ रद्द-ए-अमल जाहिर होता है। यानी अगर हम उसकी हेल्प नहीं करते हैं तो एक तो उस पे भी उससे भी हमें नेगेटिव इमोशंस फील हो जाएंगे, और हम खुद में भी ये फील कर रहे होते हैं। समाज नवाज रवैये के लिए ये मस्बत रद्द-ए-अमल मददगार के लिए हमदर्दी फराहम करता है। स्मिथ स्मिथ जो थे, स्मिथ, कैटिंग, ये एंड एस्टेट लैंड, इन्होंने ये कहा कि इस चीज का मुजाहरा किया कि जो जज्बाती होते हैं, या जो जज्बाती तशवीश होती है, वो शुरा को मदद के रवैये की तरफ नहीं ले जाती, जब जज्बाती खुशी मदद के रवैये की पैरवी नहीं करती थी। यानी अगर वहां पे कोई जॉय नहीं मिल रहा, मुझे एम्पैथिक जॉय नहीं मिल रहा, मुझे खुद को खुशी नहीं फील हो रही है, तब तक मैं दूसरे इंसान की मदद नहीं करूंगी। तो ये बिल्कुल इस चीज पे बेस्ड है, जैसे आपको इस डायग्राम से समझ आएगा। यहाँ पे एक डिजायर होती है कि मैं काम करूं क्योंकि इससे मुझे एम्पैथिक जॉय मिलेगा, मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, और एक पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा विक्टिम पे, और जब पॉजिटिव इफेक्ट होगा उससे मुझे जॉय फील हो जाएगा। एंड फीलिंग दैट, वहां पे वो फील करने से क्या होगा, वो उस एक्टिविटी को करेगा और वहां पे एक सक्सेसफुल आउटकम को लाने की कोशिश करेगा। यानी यहाँ पे इंसान, ये जो मोटिवेशन, जो अलग अलग हाइपोथेसिस है, इनकी मोटिवेशन फॉर हेल्पिंग अलग अलग चीजें हैं, और जो रीजन है वो अलग अलग है। एम्पैथी अल्ट्रुइज्म में देखें तो एम्पैथी अराउज हो जाती है, तो ये एम्पैथी एक साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट करती है। ये एम्पैथी जो है ये अराउज हो गई, अब ये एम्पैथी कंसर्न बिल्ड हो गया। तो एम्पैथी कंसर्न की वजह से सोली मुझे विक्टिम के लिए ही विक्टिम को हेल्प करना है, यानी इससे मुझे मेरा कोई फायदा नहीं है। रीजन यही है कि विक्टिम नीड्स हेल्प एंड इट फील्स गुड टू प्रोवाइड हेल्प। नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल ये कहता है कि यहाँ पे मोटिवेशन जो है वो ये है कि मुझ में नेगेटिव इफेक्ट आ गया, मुझ में नेगेटिव इमोशंस आ गए, मुझे सैडनेस हो गई, तो मुझे खुद की सैडनेस को रिलीव करने के लिए किसी दूसरे इंसान की हेल्प करनी है। तो ये कई बार सिचुएशंस में होता है। कहीं पे एम्पैथिक जॉय होती है, यानी एक तो डिजायर पैदा हो जाती है कि मैं करूं ये काम, और विक्टिम पे एक पॉजिटिव इफेक्ट हो जाए, विक्टिम को भी हेल्प हो जाए, यानी दोनों है। एक तो वो नेगेटिव इफेक्ट भी कम होगा, हैप्पीनेस होगी, और एम्पैथी भी यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी। यानी ये दोनों, एम्पैथी अल्ट्रुइज्म और नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल को इंक्लूड करके दोनों मोटिवेशंस है, और ये रीजन है कि ये हेल्प इसकी वजह से होता है। और दूसरा जो है वो जेनेटिक डिटर्मिनिज्म बताता है। जेनेटिक डिटर्मिनिज्म मतलब कि हम उन्हीं की हेल्प करते हैं जो हमसे जुड़े होते हैं, यानी एक किन सिलेक्शन हो जाती है, यानी अपनी स्पीशीज को बचाने के लिए।
क्योंकि ये हमें इनब्यूल्ट है, ये हमें इवोल्यूशनरी है, ये हमें ऑटोमेटिक है और स्पॉन्टेनियस है। हम ज्यादा इंसान की ही मदद करेंगे बनस्बत इसके कि हम किसी बिल्ली को बचाएंगे इंसान के बदले, क्योंकि इंसान को बचाना हम ज्यादा मायने रखता है हमारे लिए, बिकॉज क्योंकि हम जेनेटिकली सिमिलर हैं, हमारे जैसे ही है, हमारी वो किन है, किन सिलेक्शन हो जाती है, तो वहां पे हम उस चीज को तरजीह देते हैं, इस चीज को मदद करने की कोशिश। तो आज हमने देखा, आज हमने इस चीज को समझने की कोशिश की कि कुछ बिहेवियर्स जो होते हैं, कुछ सोशल बिहेवियर्स जो होते हैं, जैसे इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है, कैसे होती है, सिमिलैरिटी, कुछ हमने देखा इंटरेक्शन के बेसिस पर कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिचुएशन में प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ जो है हमारे अंदर ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनकी वजह से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं चीजों की तरफ। इसके अलावा हमने प्रो सोशल बिहेवियर को समझने की कोशिश की कि प्रो सोशल बिहेवियर जो है वो क्या चीज है, और प्रो सोशल बिहेवियर जो है, हेल्पिंग बिहेवियर क्या होता है, जो है अल्ट्रुइज्म जो है वो किस चीज को कहते हैं। इसके अलावा कुछ हाइपोथेसिस भी पढ़े कि हम हेल्प क्यों करते हैं, वाई, किस तरह की मोटिवेशन इनके पीछे होती है। जैसे हमने जो है कुछ अलग अलग थियरीज जो है उनका जो है एक्सप्लेन करा, उनकी तारीफें की, उनको समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपकी समझ में आया।